नमस्कार, मैं हूं अजय और अगले आधे घंटे में दिन की सभी बड़ी खबरें। आज यूपी में बिजली कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन की 4 तस्वीरें आपके सामने। शाहजहांपुर, बागपत, गाजीपुर और मेरठ की ये तस्वीरें हैं, जहां तमाम बिजली कर्मी सड़क पर उतरे, प्रदर्शन के लिए उतरे। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल सभी कर्मचारी निजीकरण का, बिजली विभाग में निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते आज इन्होंने काम ठप कर दिया, प्लांट बंद रखे। कई इलाकों में बिजली का संकट गहरा गया। लोगों को भी परेशानी हुई क्योंकि कई जिलों में बिजली कर्मचारियों ने बिजली तक काट दी। यूपी में निजीकरण के विरोध में आज कई शहरों में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ। यूपी के कई जिलों में बिजली गुल रही और लोग इसकी वजह से परेशान रहे। यूपी में निजीकरण के विरोध में कई शहरों में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। सोनभद्र में अनपरा पावर प्लांट ठप रहा, जिससे कई इलाकों में बिजली संकट गहराने की आशंका है। ये आंदोलन हमारा अनिश्चितकालीन है। सरकार से हम लोगों का ये आग्रह है कि जो पूर्व में अभी कुछ दिन पहले जो समझौता हुआ है उसका सम्मान करते हुए हमारे लोगों को जो एक्सपर्टाइज हैं, संघर्ष समिति हैं, इनको बैठा करके सुधार कैसे किया जाए, हम लोगों ने बहुत ही एक सकारात्मक गवर्नमेंट को अपना पक्ष रखा है। बिजली कर्मचारियों के प्रदर्शन की ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। शाहजहांपुर, बागपत और गाजीपुर में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। शाहजहांपुर में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरे। जल व्यवस्था और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर जिले के सारे कर्मचारी हड़ताल पर रहे। मुख्य कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर हजारों कर्मचारियों ने निजीकरण का विरोध किया। उधर बागपत में बिजली कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर निजीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में जिले के सैकड़ों बिजली कर्मचारी धरने पर बैठे। वहीं गाजीपुर में भी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने काम बंद रखा। बिजली कर्मी पिछले 1 महीने से निजीकरण के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता बेनिसार लखनऊ से जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, क्या सरकार इस बीच बचाव की कोशिश में जुटी दिखाई दे रही है? कोई पहल सरकार की तरफ से ताकि इस हालत को टाला जा सके? लोगों की परेशानी बढ़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत नाजुक मसला है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से खबर आ रही है, राजधानी लखनऊ की बात कर लें, यहाँ का जो पॉश इलाका है, अलीगंज, विकास नगर सेक्टर डी, इंदिरा नगर, कुछ इलाके, वहाँ पर देर शाम से बिजली नहीं है। तो ऐसे में बिजली का ना होना कितनी बड़ी समस्या है, उसको बदस्तूर समझा जा सकता है। हाँ, बीच के एक रास्ते निकालने की बात चल रही है। वो रास्ता ये है सुधार प्रस्ताव का, क्योंकि सरकार का जो तर्क है कि 83,000 करोड़ रुपए के घाटे में क्योंकि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम चल रहा है, तो ऐसे में इसकी भरपाई कहाँ से हो, कैसे हो। और एक दिन ऐसा आएगा जब बैंक तमाम जो लोन दिए हुए हैं वो लोन की वसूली के लिए जब आएंगे तो हमारे पास कोई पैसा नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में सरकार का जो अपना तर्क है वो भी कहीं ना कहीं से सही और वाजिब प्रतीत होता है। तो ऐसे में बीच का रास्ता शायद अख्तियार किया जाए। बिजली कर्मचारियों और संघर्ष समिति के साथ लगातार बातचीत चल रही है और वो होगा सुधार प्रस्ताव। सुधार प्रस्ताव का मतलब ये हुआ कि उन तमाम बिजली कर्मचारी जो तमाम घाटे में हैं ये निगम, उनकी भरपाई के लिए न सिर्फ ईमानदारी से काम करें बल्कि उन तमाम पैसों को कहीं ना कहीं से एक लक्ष्य बना करके सरकार को वसूल करके दें। क्योंकि आंकड़े अगर आप देखेंगे तो बिजली कर्मचारियों पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे हैं और शायद यही बड़ी वजह है कि इतना बड़ा निगम जो कि हजारों करोड़ का निगम है एकाएक एक दिन में 83,000 करोड़ के घाटे में नहीं चला जाएगा। तो ऐसे में बीच के रास्ता जो है वो सुधार प्रस्ताव की तरफ मूवमेंट वो कर रहा है। हालांकि 2018 में ऐसी सूरत एक बार आई थी और बिजली संघर्ष समिति के तमाम अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बीच का सुझाव ये निकाला था कि अगर इस तरह का कोई निजीकरण का मामला आएगा निकल करके तो आप हमको विश्वास में लेंगे। उनका आरोप है कि आपने हमको विश्वास में नहीं लिया, लेकिन सरकार का कहना है कि इतना बड़ा घाटा कैसे पूरा किया जाए। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है वो शायद बीच का रास्ता अख्तियार कर लिया जाए। जो सुधार प्रस्ताव है यानी वो लोग मेहनत से काम करें और निजीकरण का प्रस्ताव सरकार शायद वापस ले ले उसके बाद। तो कब तक वो समाधान सामने आने की उम्मीद है ताकि लोगों को राहत मिल सके? देखिए, हाई पावर कमेटी की बैठक ऊर्जा मंत्री के यहाँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ, क्योंकि हाहाकार मचा हुआ लगातार विभिन्न शहरों से इस तरह खबर आ रही है, तो उम्मीद की जा रही है कल जो संघर्ष समिति है उनके प्रतिनिधिमंडल से 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से 2 की पर्सन जो हैं, चाहे मिनिस्टर्स और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुलाकात के लिए बुलाया जा सकता है और इस प्रस्ताव को सरकार उनके सामने रख सकती है। अब सवाल यह है कि कहीं बहुत ज्यादा संघर्ष समिति के लोग बजीद होंगे तो शायद दिक्कत उनके सामने भी होगी। और सच्ची बात यह है कि अगर बीच का रास्ता अख्तियार नहीं किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में अगर यही सूरत रहेगी तो हाहाकार जैसी स्थिति हो जाएगी। हालांकि सरकार के पास विकल्प है कि वो एस्मा लगा दे।
और एस्मा लगा करके तमाम लोगों को इस बात के लिए बजित करें कि वो लोग काम करें। लेकिन एक बात बड़ी तकनीकी है कि भारी तादाद में इसमें संविदा पर और ठेके पर आउटसोर्सिंग में काम करने वाले लोग हैं, तो उनके लिए एस्मा का क्या प्रावधान होगा वो भी देखने वाली बात होगी। तो देखना होगा कि क्या जोर जबरदस्ती से इसका बहुत ज्यादा रास्ता नहीं निकलने वाला है। बिल्कुल अलाउद्दीन, हमें देखना होगा कि कब तक समाधान निकलता है। असल बात यह है और इसके लिए कोशिशें जारी हैं। हम उम्मीद करें कि जल्द से जल्द समाधान निकले ताकि लोगों को बिजली कटौती से राहत मिल जाए। और हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एस दुबे ने जनहित याचिका दाखिल की है। बड़ी खबर, कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। याचिका में मामले का ट्रायल यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है और इस मामले पर कल सुनवाई होगी। तो क्या यूपी में यह मामला चलेगा या दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाएगा? इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हाथरस का मामला, कल इस पर सुनवाई होगी। मामले का ट्रायल ट्रांसफर करने की मांग की गई है। बड़ी खबर, हाथरस केस को लेकर के हंगामा मचा हुआ है पूरे देश में। बड़ी राजनीति हो रही है, बड़ी साजिशें भी शुरू हो गई हैं। इसको लेकर इसका भी खुलासा यूपी पुलिस ने करने का दावा किया है। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, अंतरराष्ट्रीय साजिश, बड़ी ताकतें लग गई हैं मामले को भुनाने के लिए। और इस सब के बीच अब कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है ताकि इस केस का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और इसको लेकर कल सुनवाई होगी। जनहित याचिका दाखिल की गई है हाथरस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका दाखिल हो चुकी है, कल सुनवाई होगी। एस दुबे नाम के व्यक्ति ने दाखिल की है याचिका। तो क्या होगा, ये बड़ा सवाल, सबकी नजर इस पर रहेगी। क्या ये मामला ट्रांसफर हो जाएगा यूपी से या फिर यूपी में ही इस मामले की पड़ताल आगे जारी रहेगी, सुनवाई भी जारी रहेगी। और आज 10 बड़ी खबरें जो हाथरस कांड से जुड़ी हुई सामने आई। हाथरस कांड पर सरकार का एक्शन हुआ, सरकार के खिलाफ साजिश का खुलासा भी हुआ। साजिशकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने दावा किया है कि बड़ी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल, इस्लामिक कई संगठन और पीएफआई जैसे संगठनों ने मिलकर यहां दंगा भड़काने की कोशिश की। भड़काऊ पोस्ट डाले, वेबसाइट बनाया और लोगों को ट्रेनिंग दी कि कैसे दंगे को भड़काना है, जातीय हिंसा फैलानी है दलित और गैर दलित के बीच। इस सब को लेकर मामले दर्ज हुए हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एफआईआर दर्ज किया गया है। साजिश में पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों के नाम सामने आ रहे हैं। पड़ताल आगे अभी जारी है। इस सब के बीच आप सांसद संजय सिंह पहुंचे हाथरस और ऊपर स्याही फेंक दी गई। स्याही फेंकने वाला दीपक शर्मा पुलिस के हिरासत में है। उसे आप कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह पीटा भी मौके पर। और जयंत चौधरी से मारपीट के मामले में आज जगह जगह आरएलडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तो हाथरस कांड पर हंगामा हर दिन आगे बढ़ता जा रहा है। सरकार एक्शन मोड में लगातार दिखाई दे रही है। सरकार ने अपने खिलाफ साजिश रचने वालों पर एफआईआर दर्ज की। अब तक इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है साजिश रचे जाने के मामले में। दूसरी तस्वीर देखिए कि जिसमें सियासी हंगामे के बीच पलटवार भी हुई है। सियासी हंगामे को देखते हुए कुछ लोग नाराज हैं। वजह संजय सिंह पर स्याही से वार। और तीसरी तस्वीर में आरएलडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन क्योंकि उनके नेता पर पुलिस ने कल लाठीचार्ज किया। चौथी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ की जिसमें उन्होंने हाथरस कांड पर सियासी हम पलटवार किया। कहा कि विपक्षी दलों को विकास यहां का पसंद नहीं आ रहा, जर्जर यूपी चाहिए सभी को, इसीलिए इस तरह के विवाद को खड़ा किया जा रहा है। तो जाहिर है सियासत उफान पर है हाथरस मामले को लेकर। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बाद अब आम आदमी पार्टी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। यहाँ आप सांसद संजय सिंह पहुंचे यहाँ पर, मगर उनका स्वागत यहाँ पर स्याही से किया गया। एक दीपक शर्मा नाम का शख्स संजय सिंह के ऊपर स्याही उसने फेंक दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने उसे बुरी तरह पीटा भी। बताया जा रहा है कि दीपक हाथरस केस पर हो रही सियासत से नाराज था। हाथरस की गुड़िया के कांड ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है।
पूरा देश इस घटना को लेकर विचलित है, सड़कों पर उतरा है। और परिवारजनों से अभी जो बातचीत हुई, माता पिता ने जो बताया, जिस तरह से योगी सरकार ने इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की, दरिंदों को बचाने की कोशिश की, इससे बहुत स्पष्ट होता है कि योगी के राज में बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है उत्तर प्रदेश। और आज राष्ट्रीय लोक दल ने यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन किया। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में आरएलडी का यह प्रदर्शन ज्यादा दिखा। 3 तस्वीरें आपके सामने बागपत, शामली और मुरादाबाद से आई, जहां पर आरएलडी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे प्रदर्शन करने। आरएलडी के अध्यक्ष चंपत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज का ये विरोध कर रहे थे। कल आरएलडी कार्यकर्ताओं के साथ जयंत चौधरी हाथरस की तरफ कूच कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने जयंत चौधरी को रोका और कार्यकर्ताओं के साथ उन पर भी पुलिस ने लाठियां बरसाई। इसी को लेकर आज कार्यकर्ताओं ने कई जगह विरोध प्रदर्शन किया। हाथरस में बेटी को न्याय दिलाने के बहाने यूपी को जलाने की इंटरनेशनल साजिश रची गई। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि यूपी में बहुसंख्यकों को बांटने के लिए दंगा की ये पटकथा लिखी गई अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के हाथों। हाथरस कांड के जरिए यूपी में जातीय दंगे फैलाने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि पीएम मोदी और सीएम योगी को बदनाम करने के लिए रातों रात जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से वेबसाइट बनाई गई और उस वेबसाइट के जरिए दंगा भड़काने के कंटेंट परोसे गए। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे। यह दृश्य आपने देखा होगा, पिछले 1 सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, विकास के लिए अपने आप को समर्पित करना है। बेटी को न्याय दिलाने के नाम पर रातों रात बनी वेबसाइट का मकसद दंगा फैलाना था। इसीलिए जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से वेबसाइट बनाई गई। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि इस वेबसाइट के तार एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े हैं, जिसमें इस्लामिक देशों से फंडिंग ली जा रही थी। इस वेबसाइट के कंटेंट में दंगा कराने और दंगों के बाद बचने का तरीका भी रखा गया था। मसलन दंगा कैसे करना है, दंगा फैलाने के बाद कैसे बचना है, दंगे के दौरान क्या पहनना है, दंगे में किस तरीके का मास्क लगाना है, कौन सा ज्वलनशील पदार्थ ले जाना है, कैसे बहुसंख्यकों में फूट डालना है। यानी दंगे का फुल प्रूफ प्लान रखा गया था, जिसका जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है। घर, गांव तथा आसपास अनावश्यक भीड़ इकट्ठा कर भ्रामक द्वेषपूर्ण सूचनाओं को प्रसारित करते हुए उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएगी। इस दंगे वाली वेबसाइट में एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ पीएफआई का भी हाथ होने का खुलासा हुआ है, जो वेबसाइट के जरिए इस्लामिक देशों से पीड़िता को मदद देने के नाम पर फंडिंग ले रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हाथरस कांड पर प्रशासन की ओर से कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की पॉलिटिकल यात्राएं भी जारी हैं। हर दिन कोई न कोई पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस की ओर कूच कर रही है। हाथरस कांड पर बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद सियासत भी चरम पर है। सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उस बेटी की डेड बॉडी को रात में जला दिया गया, तो जलाया किसने? योगी की पुलिस ने। जलाया किसने? योगी के डीएम ने। तो इसका मतलब उस साजिश में क्या योगी जी की पुलिस और योगी जी का डीएम भी शामिल है? वहीं कांग्रेस कह रही है कि बैकफुट पर आई सरकार बहाने तलाश रही है। फर्जी एक कहानी घड़ी गई है कि एक हैशटैग हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काने का, दंगा भड़काने की कोशिश की गई और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की।
अब इन चीज़ों का सहारा लिया जाएगा। सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि प्रदेश जले तो जले, विपक्ष का मकसद सिर्फ सियासी रोटी सेकना है कि बहुसंख्यकों में आपस में फूट डाल के ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मकसद इनका ये है कि अगर प्रदेश में आग लगती है लग जाए, प्रदेश जलता है जल जाए, लेकिन इनकी अपनी राजनीतिक रोटियां सीखना चाहिए। अनलॉक 5 में यूपी सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, जो इस बात पर मुहर लगाता है कि सीएम योगी ने लॉकडाउन के दौरान भी ज्यादा विकास का पहिया घुमाया, पहिया को रुकने नहीं दिया, बल्कि सरकार का खजाना इस दौरान भी लगातार भरा। यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये बातें सामने रखी हैं। पिछले साल के मुकाबले सितंबर 2020 में 890 करोड़ से ज्यादा राजस्व में इजाफा हुआ है। दिन की और बड़ी खबरें अभी बची हुई हैं, कुछ ही पलों में लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ग्लोबल एआई समिट रेज 2020 में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत के पास ऐसी सभी जरूरी चीजें हैं जिनकी मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में भारत दुनिया का लीडर बन सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यह ग्लोबल वर्चुअल समिट 5 दिन चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 5 दिन के ग्लोबल वर्चुअल समिट का उद्घाटन किया। इस समिट का मकसद स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में परिवर्तन लाना है। इस दौरान रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि इस समय भारत के पास ऐसे सभी साधन उपलब्ध हैं जिनकी मदद से हम आर्टिफिशियल सेक्टर में वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री अमिताभ कांत जी, श्री सानी जी, my esteemed fellow panelists, ladies and gentlemen, it is a privilege to speak at this global summit. Artificial intelligence is indispensable for India's tryst with her digital destiny. Therefore, Honorable Prime Minister, this summit is yet another testimony to your visionary leadership. 6 years ago, sir, you launched the Digital India Mission and made it a top national priority. And the results have been spectacular. First, India has delivered 4G broadband coverage to more than 99% of our citizens. We have gone from 155th in the world to number 1 in mobile data consumption. With 5G round the corner, India will maintain its leadership position. Second, thanks to your BharatNet initiative and the priority of connecting every home and workplace, India is now rolling out a massive pan-India optical fiber network connecting not only all our cities and towns, but each of our 6 lakh villages. This will put India among the top nations in fixed broadband as well. Third, through your Make in India initiatives, we are now creating the capacity for affordable manufacture of all necessary digital devices, sensors, and equipment in our own country. Fourth, India is becoming a leading nation in compute power with world-class data centers. और कुछ ही पलों में देखिए क्राइम कंट्रोल, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।